अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास लेक्चर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के नाम से हमने डिस्कस करना शुरू किया था और इसकी बेसिक बच्चों बातें आप लोग समझ चुके हैं। इनहेरिटेंस की डेफिनीशन, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स का ज़िम्मेदार जीन्स हैं, जीन्स क्या होती हैं, वो हम बात पढ़ चुके हैं। डीएनए की शेप कैसी होती है वो हमने डिस्कस किया था, वॉटसन और क्रिक का मॉडल। डीएनए काम कैसे करता है वो भी हमने बच्चों डिटेल में डिस्कस किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जीन का कॉन्सेप्ट कि जीन है क्या और वो जीन्स कहाँ से आते हैं। ये बात हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस की थी। इंसान की बॉडी के अंदर जितना भी हेरिडिटी मटेरियल है, इंसान की बॉडी में जितना भी विरासती मादा है, दिस इज कॉल्ड क्रोमाटिड। इसे हम क्रोमाटन बोलते हैं, क्रोमाटिड नहीं क्रोमाटन बोलते हैं। और क्रोमाटन जो है अगर तो वो ओपन फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है तो क्रोमाटन है, अगर वो कंडेंस हो गया है तो उसको हम क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल है दिस इज कॉल्ड डीएनए। एक इंसान जो है अगर हम देखें तो उसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं, तो उसने अपने पेरेंट्स से ऐसी कौन सी चीज़ ली है, वो डीएनए है, वो हेरिडिटी मटेरियल है। उसने अपने वालिदैन से डीएनए लिया है, विरासती मादा लिया है। वो विरासती मादा उस शख्स में कैसे आया है, क्या वो सर विरासती मादा उसने अपने फादर से लिया है या मदर से लिया है या दोनों से लिया है, तो आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। बच्चों एक इंसान, एक नया जानदार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो दोनों पार्टनर्स, दोनों पेरेंट्स के जो गिमेट्स हैं उनके मिलने से वजूद में आता है। तो एक जो नया आने वाला जानदार होता है उसने जो बेसिकली डीएनए लिया होता है वो आधा डीएनए अपने उसने फादर से और आधा जीनोम, आधा डीएनए, आधा हेरिडिटी मटेरियल उसने अपनी मदर से लिया होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल्स होते हैं, मेल्स की बॉडी के अंदर स्पर्म सेल बनते हैं, स्पर्म। और जो फीमेल्स होती हैं, जो मदर साइड होती है, मदर्स की बॉडीज में एग्स बनते हैं। उन स्पर्म और एग सेल्स के मिलने से एक नया जानदार बनता है। अब बात कुछ यूँ है कि एक जो स्पर्म सेल होता है ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है, इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। इसी तरह जो एग होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। दोनों पेरेंट्स के जो गिमेट्स होते हैं ये चूंकि मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, अपने पेरेंट्स की निस्बत आधी होती है। जब ये दोनों गेमेट्स आपस में मिल जाते हैं तो चूंकि एक सेट जो है ये अपनी मदर से आ रहा है क्रोमोसोम का, दूसरा जो सेट है वो फादर से आ रहा है, दोनों के मिलने से पूरा सेट जो है नए जानदार में बन जाता है। आप लोगों को बच्चों जीन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पता होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और वो 46 क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर्स की सूरत में हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो पेयर्स 23 बनते हैं जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यहाँ पर एक साइड में मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाने लगा। हमारा जो एक सेल है, सेल अगर तो वो डिप्लॉयड है 2n, तो उसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46। ठीक है, नॉर्मल हमारे जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम है। और जब इन सेल से स्पर्म बनेगा या इन सेल से जब एग्स बनते हैं तो इनमें क्रोमोसोम की तादाद 23 और इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 23 होगी। मदर की बॉडी में जब एग बनेंगे उनमें क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। फादर्स की बॉडी के अंदर जब स्पर्म बनेंगे तो उनमें भी क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर तो हमारी बॉडी में एक सेल है उसमें क्रोमोसोम है ये,
तो बिल्कुल इसके जैसा एक और भी तो क्रोमोसोम होगा जिसे हम उसका होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, जिन्हें हम उसका होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब स्पर्म बनेंगे और एग बनेंगे तो उस नए जानदार में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो चुकी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की एक कॉपी फादर से आएगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो दूसरी कॉपी है वो मदर से आएगी। जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, एग और स्पर्म सेल जब आपस में मिल जाएंगे तो पूरा सेट दोबारा से नए जानदार में तैयार हो जाएगा। ये जो नया शख्स होगा उसमें पूरा सेट मौजूद होगा। इस पूरे सेट में से उसने आधे क्रोमोसोम अपने मदर से लिए हैं और आधे क्रोमोसोम उसने अपने फादर से लिए हैं। ये बात उम्मीद है अब सारे बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी कि एक जो नया इंसान होता है, एक जो नया जानदार होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स की सूरत में होते हैं। हर पेयर का एक हिस्सा उसने अपने फादर से लेना है और एक पेयर का एक हिस्सा उसने अपनी मदर से लेना है। टोटल अगर 46 क्रोमोसोम है किसी भी शख्स की बॉडी में, तो उन 46 में से उसने 23 क्रोमोसोम अपने फादर से लिए हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से लिए हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझाना मकसद था। अब उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ आ जाएगी। किसी भी शख्स के अंदर जो नया जानदार बनता है वो क्रोमोसोम्स अपने कहाँ से लेता है? पेरेंट से लेता है, वालिदैन से लेता है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो डीएनए का पार्ट है उसको हमने जीन का नाम दिया था। मिसाल के तौर पे ये एक डीएनए है, तो इस डीएनए के ऊपर ये डीएनए का मुख्तलिफ सीक्वेंस हैं। हमने नाम दिया था कि ये डीएनए जो है इसका एक पार्ट होता है दैट कंट्रोल अ ट्रेट, जो किसी खासियत को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड जीन। ये जो जीन होता है बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये मैंने सारा डीएनए बनाया है, ये सारा क्या है बच्चों? डीएनए। इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट बनाया है, दिस इज कॉल्ड जीन। इसी तरह ये डीएनए का जो छोटा सा पार्ट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड जीन। जीन्स जो होती हैं ये भी पेयर्स की सूरत में होती हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था, एक इंसान की बॉडी में जो जीन्स होते हैं ये पेयर्स की सूरत में होते हैं, जिन्हें हम अलील बोलते हैं। इंसान की बॉडी में जो जीन्स हैं ये किस सूरत में हैं? पेयर्स की सूरत में होती हैं, जोड़ियों की सूरत में होती हैं। जीन के जो पेयर होते हैं, पेयर्स आर कॉल्ड अलील्स। इन पेयर्स को बच्चों क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। अलील का एक हिस्सा मदर से आएगा, एक हिस्सा फादर से आएगा। नहीं समझे बात? बच्चों जीन्स जो होते हैं पेयर्स की सूरत में हैं। जैसे ये 2 क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं, पेयर्स की सूरत में है, या ये मैंने 2 फिंगर्स बनाई हैं, पेयर्स की सूरत में है। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी पेयर्स की सूरत में होते हैं। इन पे जो जीन्स होंगे वो भी पेयर्स की सूरत में होंगे, और जीन का एक हिस्सा फादर से आता है और जीन का एक हिस्सा जो है वो मदर से आता है। इस तरह से यानी कि हमारे जीन्स के जो पेयर्स हैं उन्हें अलील्स कहते हैं। अलील जो होते हैं उसका एक हिस्सा फादर से आएगा, एक हिस्सा कहाँ से आएगा? मदर से आएगा। अलील के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा फादर से आता है, एक हिस्सा मदर से आता है। किसी भी शख्स के अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। आज का सवाल था हमारा, जीनोटाइप क्या है? किसी भी शख्स के अंदर जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब हर शख्स के जीन्स एक जैसे तो नहीं ना है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके स्किन कलर डिफरेंट हैं, उनकी हाइट डिफरेंट है, उनकी आइज़ कलर डिफरेंट है, उनके ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट हैं, उनके हेयर कलर डिफरेंट है, इंटेलिजेंस डिफरेंट है, वज़न डिफरेंट है, आदात डिफरेंट हैं। तो क्या 2 अशख़ास के, 2 अलग आदमियों के क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है?
सम टाइम कुछ जीन्स का कॉम्बिनेशन सेम होता भी है, जैसा कि देखो हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन भी तो हैं, तो कुछ जीन्स सेम भी होते हैं और जो वेरिएशंस होते हैं वो डिफरेंट जीन्स की वजह से आते हैं। तो एक शख्स के अंदर ये जो जीन्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है? ये बच्चों हमारा सबसे पहला सवाल एक ही लाइन का है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन अ पर्सन, इन अ ऑर्गेनिज्म। किसी भी शख्स के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप है। ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चे जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल बैग के अंदर किताबों को जोड़ के रखा होता है, किसी ने कॉपीज आगे रखी होती हैं, बुक्स नीचे रखी होती हैं। बुक्स की एक तरतीब होती है, मैथ ऊपर रखा है, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, ज्योमेट्री बॉक्स ऊपर रखा है, सबसे पानी वाली बोतल साइड पे रखी है। आप अपने बैग के अंदर चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर 25 से 30 हज़ार जीन्स हैं, तो क्या उनकी कुछ चेंज, कुछ सीक्वेंस नहीं होगा? होगा। ऐसा नहीं होता कि जो मर्जी क्रोमोसोम पे जो मर्जी जीन आ जाए, नहीं। क्रोमोसोम नंबर 1 की जीन क्रोमोसोम 1 पे रहेंगी, 2 की जीन 2 पे रहेंगी। ये जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। किसी भी शख्स के अंदर जीन्स के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप बोलते हैं। मैंने आपको भी बताया जीन्स के अलील्स कितने होते हैं? 2। एक जीन के कितने अलील होते हैं? 2 अलील हो सकते हैं। हो सकता है दोनों अलील एक जैसे हों, लेकिन सम टाइम हो सकता है दोनों अलील्स डिफरेंट भी हों। अगर किसी भी शख्स के अंदर दोनों अलील सेम है, ऐसे शख्स को बोलते हैं होमोजाइगस। ये देखो किसी भी शख्स के अंदर जो जीन्स हैं, जीन्स के कितने अलील्स होते हैं बच्चों? 2। एक जीन के अंदर 2 अलील होते हैं। ऐसे हो सकता है दोनों अलील सेम हों, हो सकता है फादर और मदर से आने वाले दोनों के दोनों अलील सेम हो। जो अलील उसने अपने फादर से लिया बिल्कुल वैसा ही उसने अलील अपने मदर से ले लिया। फादर का ब्लड ग्रुप भी ये था, मदर का भी ये था, तो बताओ फिर फादर से जो अलील आएगा वो भी ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा, मदर से जो आएगा वो भी ए वाला आएगा। तो नए शख्स के अंदर दोनों अलील क्या हुए? एक जैसे है या डिफरेंट? मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों, अगर तो किसी शख्स के अंदर दोनों अलील सेम हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। उस शख्स को बोल देंगे ये होमोजाइगस है, बिकॉज बोथ अलील आर सेम, बोथ अलील्स आर सेम, दोनों अलील सेम है। ठीक है, मैंने एक फर्ज किया जीन है, जीन का नाम है जीन ए। फर्ज किया जीन है, उस जीन का नाम है जीन ए। एक जीन मैं यहां लिख रहा हूं और उस जीन का नाम मैं यहां लिख रहा हूं जीन ए, और उसके 2 अलील्स हैं, एक है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए। हो सकता है किसी शख्स के अंदर दोनों अलील सेम हो, कैपिटल ए, हो सकता है दोनों अलील स्मॉल हो, स्मॉल ए, दोनों अलील सेम है ना। अगर किसी शख्स के अंदर दोनों के दोनों अलील सेम हैं, उस शख्स को बोल देंगे होमोजाइगस, कि ये शख्स होमोजाइगस है। अच्छा, अलील जो होते हैं बेटा हमेशा 2 लिखने हैं आपने। जैसे आपको मैंने बताया था जीन्स पेयर्स हैं, आप कभी भी सॉक्स पहनेंगे तो कभी एक सॉक्स नहीं पहनेंगे। किसी लड़की ने, किसी खातून ने अगर ईयर रिंग पहनना है तो एक नहीं पहनेगी, 2 पहनेगी। आप ग्लव्स पहनेंगे तो 2 पहनेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही किसी भी शख्स के अंदर जो जीन होगा वो हमेशा इस तरह लिखा जाएगा, ये एक मुकम्मल जीन है, ये एक मुकम्मल जीन है, ये दूसरा मुकम्मल जीन है, ये कंप्लीट जीन है, ये दूसरा कंप्लीट जीन है। इस जीन के अंदर दोनों अलील एक जैसे हैं, इस जीन के अंदर भी दोनों अलील एक जैसे। अगर किसी शख्स के अंदर दोनों अलील सेम हो तो उसे बोल देंगे होमोजाइगस। ऐसा भी तो हो सकता था किसी शख्स के अंदर दोनों अलील्स डिफरेंट आ जाते, एक आ जाता कैपिटल ए, एक आ जाता स्मॉल ए। ये वो शख्स है जिसके अंदर जीन तो पूरा है
लेकिन इसके दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। अगर तो अलील्स डिफरेंट हों, दोनों अलील्स डिफरेंट हों तो बोल देंगे हेट्रोजाइगस। ऐसे शख्स को बोल देंगे हेट्रोजाइगस। ये बच्चों एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस उस शख्स को बोल देंगे जिसमें दोनों अलील सेम, हेट्रोजाइगस उसको बोल देंगे जिसमें दोनों अलील डिफरेंट कैटेगरी के। अच्छा भाई, एक छोटी सी बीमारी है, आप सारे बच्चों ने सुना होगा, एल्बिनिज्म, भूरापन। उस एल्बिनिज्म की बीमारी में क्या होता है, एक शख्स की स्किन जो है नॉर्मली उसके अंदर एक पिगमेंट बनता है जो कि उसकी स्किन को ब्राउनिश करता है। एल्बिनिज्म की जो बीमारी है उसमें एक नॉर्मल शख्स जो है उसकी स्किन में वो पिगमेंट नहीं बनता। आप सारे बच्चे जानते हैं हम एशिया वाले ना ब्राउन स्किन के नाम से मशहूर हैं। पूरी दुनिया में एशियंस को ब्राउन स्किन कहा जाता है। उसकी क्या वजह है कि कोई भी शख्स हो, नॉर्मली हमारी जो स्किन है, इस स्किन के अंदर एक ख़ास किस्म का पिगमेंट है, एक केमिकल है, एक पेंट है, एक रंग सा माया है, वो रिलीज़ होता है जो हमारी स्किन को ना डार्कर करता है, ब्राउनिश करता है। और अगर सोचें थोड़ी देर के लिए किसी इंसान की बॉडी के अंदर वो पिगमेंट रिलीज़ ना हो तो उस शख्स की जो स्किन है प्योर वाइट होगी, उसकी जिस्म के ऊपर कोई भी चीज़ काली नज़र नहीं आएगी आपको, हत्ता कि उसकी पूरी स्किन के ऊपर कोई तिल भी नहीं होगा, मोल छोटा सा होता है ना अक्सर मोल, वो भी नहीं होगा, उसकी आंखों की रंगत तक काली नहीं होगी, उसके बाल तक काले नहीं होंगे। ऐसे लोग आप लोगों ने शायद अपनी डेली लाइफ में कहीं ऑब्जर्व किए हों। उनकी आंखें थोड़ी सी बंद ही रहती हैं, उनको धूप में देखने में थोड़ा सा मसला भी आता है, आंखों में उनकी जो है सनलाइट की इंटेंसिटी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाल उनके भूरे से होते हैं, गोरे चिट्टे, बिल्कुल साफ स्किन, कोई काला निशान आपको उनकी बॉडी पे नज़र नहीं आता। दीज आर द पर्सन्स ऑफ एल्बिनिज्म। ये एल्बिनिज्म के मरीज़ हैं। एक होता है बच्चों बर्स का मरीज़ जिसमें स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं, वो नहीं, वो और बीमारी है जिसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, वाइट वाइट हो जाती है जगह से, वो और बीमारी है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसमें पूरी स्किन जो है ये वाइट हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उन लोगों के अंदर वो केमिकल, वो पिगमेंट ही नहीं बनता जिसने स्किन को क्या करना होता है, ब्राउन करना होता है। उस केमिकल को, उस पिगमेंट को बनाने वाला जो जीन है दैट इज कैपिटल ए। एक जीन ए है दैट कंट्रोल एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म की बीमारी का मैंने आप लोगों को तारुफ करवाया है बच्चों। एल्बिनिज्म क्या है? ये वो कंडीशन है जिसे हम भूरापन भी कहते हैं और इसमें स्किन के ऊपर कोई किसी तरह का पिगमेंट नहीं बनता, भूरापन इसे कहा जाता है। और इसको बनाने वाला, पिगमेंट को बनाने वाला अलील जो है वो है कैपिटल ए। ये पिगमेंट को बना सकता है और स्मॉल ए जो है ये कोई भी पिगमेंट नहीं बना सकता, ये पिगमेंट नहीं बनाता। नहीं समझे बात को बच्चों? ये एक जीन है जिसका नाम जीन ए है। इसके दो अलील हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए। कैपिटल ए पिगमेंट बनाता है, स्मॉल ए नहीं बनाता। एक शख्स है उसके अंदर दोनों अलील कैपिटल ए आए हैं, क्या उसको एल्बिनिज्म की बीमारी है? ये जो शख्स है जिसमें दोनों कैपिटल ए है, क्या इसको एल्बिनिज्म की बीमारी है? नहीं सर, इसमें देखिए कैपिटल ए आ गया है, इसने तो पिगमेंट बना दिया, इसको एल्बिनिज्म की बीमारी नहीं है, इसको नो डिजीज, कोई बीमारी नहीं होगी। ये देखें मिसाल के तौर पे इसका एक अलील जो है वो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। जो कैपिटल ए है वो तो पिगमेंट बना देगा, स्मॉल ए पिगमेंट नहीं बनाएगा, तो इस शख्स को भी एल्बिनिज्म की बीमारी नहीं होगी, नो डिजीज। लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं, गौर से देखें, दोनों ही स्मॉल ए हैं। इस शख्स के अंदर दोनों अलील स्मॉल ए वाले हैं जो कोई भी पिगमेंट नहीं बना सकते, तो क्या इस शख्स की स्किन ब्राउन होगी हमारी तरह? नॉर्मल नहीं होगी। ये पर्सन जो है यस, इसको एल्बिनिज्म की बीमारी होगी, जिसको मैंने रेड कलर से शो कर दिया है।
ये एल्बिनिज्म का पेशेंट होगा। अलील्स जो होते हैं उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि एक अलील स्ट्रांग होता है, दूसरा अलील वीक होता है। मिसाल देते हैं आपको बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ओ है, वालिद का ब्लड ग्रुप ए, वालदा का ओ, और आप जो हैं आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो बताएं फिर किसकी जीन स्ट्रांग थी? फादर वाली, उनकी अलील स्ट्रांग थी, मदर वाले अलील्स वीक थे। ऐसा अलील जो अपने असर को दिखा दे, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। अलील की दो टाइप्स होती हैं, अलील्स की दो टाइप्स होती हैं। ऐसा अलील जो अपने असर को शो करे, शो इटसेल्फ, अपने असर को दिखा दे, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। ऐसे अलील को डोमिनेंट कहते हैं और इन्हें कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े हरफ से, कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे। जैसे मैंने ये देखें कैपिटल वर्ड शो किया है, ये डोमिनेंट अलील के लिए शो करते हैं। ऐसा अलील जो अपने आप को दबा ले, दैट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को ना जाहिर कर पाए, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। ऐसे अलील को रिसेसिव कहते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। उम्मीद है बच्चों आप सारे बच्चों को आज का टॉपिक समझ आ गया है। 6 क्वेश्चन बनाए मैंने। पहला सवाल, व्हाट इज जीनोटाइप? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी शख्स के अंदर जीन्स का जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है, उसे हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप 2 किस्म की हो सकती हैं, होमोजाइगस हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। अगर तो दोनों अलील सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर तो किसी भी शख्स के दोनों अलील जो हैं जीन के डिफरेंट हैं, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। उसके बाद बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील? डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपने असर को शो कर देगा, ये ताकतवर है, ये ताकतवर अलील होता है, इसे हम डोमिनेंट बोलते हैं। ये कमज़ोर अलील है जो अपने असर को दबा देता है, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव। किसी भी शख्स के अंदर ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, जीन्स का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप, इसे उसकी फिनोटाइप कहते हैं। जीन्स का कॉम्बिनेशन जीनोटाइप, कॉम्बिनेशन की जगह अगर मैं वर्ड लिख दूं एक्सप्रेशन, जीन्स का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। किसी भी शख्स में जीन्स का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। ये बच्चों 6 क्वेश्चन हैं हमारे टोटल आज के। डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एक सवाल बन गया, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये आपका दूसरा सवाल बन गया, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये आपका तीसरा सवाल बन गया। ये बच्चों बातें पता होंगी तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ आएगा। आगे हम मेंडल का लॉ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो बच्चों उस वक्त समझ आएगा जब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। इसके हवाले से कोई भी सवाल होगा तो आप अपने ग्रुप के अंदर जो है वो मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में इन्फॉर्म करें, मैं आपको उसकी मज़ीद गाइड करूँगा। लेकिन इसको याद बच्चों ज़रूर करना है, इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में बढ़ाना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगला टॉपिक तब समझ आएगा जब आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का, डोमिनेंट और रिसेसिव का पता होगा। ठीक है बच्चों, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।